हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हाउ आर यू? वेलकम। कॉमर्स की क्लास में आप सभी का वेलकम है। हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, आपका 11th क्लास कॉमर्स, उसमें ओसी का सब्जेक्ट हम रेगुलरली यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और आज के लेक्चर में हम हमारे फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। हमने हेनरी फ्योल और फेडरिक विल्सलो इन सब के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को डिस्कस कर लिया है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। आपने अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उन लिंक्स के द्वारा उन लेक्चर्स को आप देख सकते हो और समझ सकते हो। मैनेजमेंट के फर्स्ट चैप्टर की थ्योरेटिकल पार्ट को हमने आज कंप्लीट किया है और आज के लेक्चर में हम टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, यह आपके फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के फर्स्ट चैप्टर का आपका लास्ट टॉपिक है। आज हम इस टॉपिक के पूरे पॉइंट्स को आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और पॉइंट बाय पॉइंट हम इन टेक्निक्स के पूरे वर्ड्स को हम समझेंगे। तो सबसे पहले टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर में जो आपके एक माइनिंग इंजीनियरिंग एज अ वर्क चीफ इंजीनियर जो वर्क फेडरिक विल्सलो, इनके पूरे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। तो उन्होंने हमें बहुत अच्छे अच्छे प्रिंसिपल्स समझाए थे। आज उन्हीं प्रिंसिपल्स का टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट यहाँ पे आज आपको समझना है। तो उसमें सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट है वर्क स्टडी। वर्क स्टडी का आपको यहाँ समझना ऐसा है कि आपको जो भी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, बैंक हो, हॉस्पिटल हो या कॉलेज हो या कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, वर्क स्टडी वो बहुत ज़्यादा मस्ट है। छोटा सा सिंगल सेलर यानी एक छोटा सा सब्जी वाला भी, एक फार्मासिस्ट, एक फार्मेसी वाला, एक किराने के शॉपकीपर वाला, ये सब लोग या बड़े से बड़े कंपनी का कोई बहुत बड़ा फाउंडर या बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर या जिनका ग्लोबल बिजनेस चलता है, छोटे से लेकर बड़े तक के, इन सब लोगों को ये वाली टेक्निक सबसे इम्पॉर्टेंट है। वर्क स्टडी यानी अपने काम की स्टडी करना। जो भी काम है उनका, XYZ जो भी काम है उनका, वो काम को उसको प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करना। हमारा काम क्या है, हमें काम कौन सा करना है, हमें काम कैसा करना है, हमें काम किन से करवाना है, हमारे काम के लिए क्या क्या लगने वाला है, इस काम को हमको कितने समय में कंप्लीट करना है, तो वो सब वर्क स्टडी के अंदर में आता है। उसमें उन्होंने बहुत अच्छे पॉइंट बताए हैं टेक्निक्स में। सबसे पहले तो आप करो टाइम की स्टडी, यानी कि टाइम स्टडी आप करो यहाँ पे सबसे पहले। बोलने का मतलब ये है कि टाइम स्टडी, आपको जो टास्क दिया है, जो भी वर्क दिया है मैनेजमेंट ने, मैनेजमेंट के तरफ से आपको कोई वर्क मिला है, आप एज अ मैनेजर हो या एज अ एम्प्लॉय हो, तो आपको कहीं से भी कोई वर्क मिला है, काम मिला है, तो उस टास्क को आपको टाइम कितना दिया है और आप उस टास्क को कितने टाइम के अंदर में कंप्लीट करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, टाइम की स्टडी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको दिया हुआ समय है, आपको टाइम दिया है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप 48 आवर्स यानी कि 2 दिन के अंदर में ये काम करिए, आप अपने हैंड्स यूज़ करिए, आप अपने कलीग्स को यूज़ कलीग्स की हेल्प ले सकते हैं, आप अपना जो भी एम्प्लॉय है उनकी मदद ले सकते हैं और आप इस काम को जल्दी से कर रिपोर्ट सबमिट करिए। तो मुझे एक बात बताइए, इफ अगर जिन एम्प्लॉय को या जो एम्प्लॉय को वो काम दिया गया है वो 2 दिन के अलावा अगर 4 डेज लगाता है या 4 डेज के अलावा 6 डेज लगाता है, तो यहाँ टाइम स्टडी हुई क्या उसकी? नहीं हुई। मैनेजमेंट ने, मैनेजर ने या लीडर ने जो भी उन्हें टाइम दिया है, कमांड दिया है, एक ऑर्डर दिया है कि आपको इतने समय में इतना इतना काम कंप्लीट करना है, तो उनका वहाँ पे एक टाइम बाउंडिंग आ जाती है कि हमें उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर में उस काम को कंप्लीट करना है, जितना भी टाइम उन्होंने दिया हुआ है आपको। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम, टास्क, कि हमें दिए हुए टाइम में या दिए हुए टाइम में, दिए हुए समय में या दिए हुए जितने भी हमको वर्क मिला है, उस वर्क को एनालिसिस करना है, उसमें प्लान करना है, उसमें लगने वाली चीज़ों को अप्लाई करना है और उस टास्क को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना। देन सेकंड बी आता है आपकी मेथड, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। मेथड स्टडीज में आपका क्या टेक्निक आएगा कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, कि आप किस तरीके से उस काम को करते हो, कैसा करते हो, आपको क्या उसमें प्लान करना है, किस तरीके के काम को आप एनालिसिस करके उसे कंप्लीट करते हो। ये सब चीज़ें आप बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रो। तो यहाँ पे आपको मेथड है, मेथड में आपको आएगा कि आप किस तरीके से स्टडी करते हो, किस तरीके से उसे इम्प्लीमेंटेशन करते हो, अप्लाई करते हो। ये सारी चीज़ें आपकी वर्क स्टडी में आएंगी। वर्क स्टडी में मेथड्स आप अप्लाई कर सकते हो, टेक्निक्स यूज़ कर सकते हो। मेथड्स यानी कि आप
मार्केट एनालिसिस कर सकते हो, आप प्रोजेक्ट एनालिसिस कर सकते हो, ये आपके मेथड में इन्वॉल्व हो। मोशन स्टडी में आपको यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है ये देखना है कि मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉय, यानी आप एक एज अ मैनेजर या एज अ मैनेजर की पोस्ट में हो या एज अ लीडर हो, तो आप अपने एम्प्लॉय की मूवमेंट और अपने एम्प्लॉय के वर्क की मूवमेंट क्या हो रही है उस पर भी आपको नजर रखना है। सो मैनेजमेंट इज अ ह्यूज ग्रुप ऑफ पीपल जो कि अपने अंडर में एम्प्लॉयज को हैंडल कर रहे हैं। मैनेजर जो है अपने एम्प्लॉयज को हैंडल कर रहे हैं। तो मोशन स्टडी में किस बातों को ध्यान में रखना है कि एम्प्लॉयज के क्या करिकुलर एक्टिविटी हो रही है, उनके क्या चेंजेस हो रहे हैं, उनको क्या रिक्वायरमेंट है, उनकी क्या नीड है, उन सबको देखते हुए उनसे अच्छा काम लेना, ये आपको मोशन स्टडी में सिखाएगा। उनकी रिक्वायरमेंट क्या है वो सब चीज़ें उनको वहाँ पे आपको फुलफिल करना है उनकी मूवमेंट में। आपका डी है वर्किंग स्टडी, जिसको बताया है कि एक आपको वर्किंग आवर्स, वर्किंग स्टडी में किस तरीके से आपको अपने एम्प्लॉय को टाइम देना है, किस तरीके से आपको अपने एम्प्लॉय को प्रॉपर तरीके से ब्रेक देना है, उनको लंच का टाइमिंग देना है, उनको अगर कहीं अर्जेंट बाहर जाना है तो उसके लिए थोड़ा टाइम देना है। इफ़ अगर कोई वर्कर 24 आवर्स कंटिन्यू काम कर रहा है, कंटिन्यू काम कर रहा है, तो इसमें सबसे ज़्यादा होता है मेंटल स्ट्रेस। मेंटल स्ट्रेस सबसे ज़्यादा इसमें आपका क्या होता है, मेंटल स्ट्रेस। तो आपको ये पॉइंट समझना है। देन उसके बाद में सेकंड आया है आपका स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स इक्विपमेंट। फर्स्ट वर्क स्टडी में हमने इन सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया, इसमें आपको वर्क स्टडी में इन सब चीज़ों को इन्वॉल्व करना है। अब टेक्निक्स में सेकंड स्टडी है आपका स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स ऑफ इक्विपमेंट्स, यानी आपके काम करने का स्टैंडर्ड क्या है, आपके जो भी काम है उसमें आप कौन से टूल्स यूज़ कर रहे हो, कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हो, मशीनरीज है, एम्प्लॉयज़ को क्या क्या आपने वर्क करने के लिए दिया है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उनके गैजेट्स है, जो भी मशीनरीज है, वहाँ जो कुछ भी आपको यूज़ हो रहा है उसका एक प्रॉपर तरीके से एक स्टैंडर्ड चाहिए, यानी उनका रिजल्ट अच्छा आना चाहिए इस पर्टिकुलर काम में। उसके बाद में आपको थर्ड पॉइंट मिल रहा है यहाँ पे साइंटिफिक टास्क सेटिंग। टास्क का मतलब होता है आपका गोल, यानी आपको क्या ऑब्जेक्टिव दिया है, यानी आपको क्या ऑब्जेक्ट दिया है, कितने जल्दी या कितने समय में आपको उस गोल को अचीव करना है, ये आपको वहां बताया हुआ है। साइंटिफिक क्यों बोला है इसमें कि इट इज नॉट जस्ट आर्ट, इट इज ऑल्सो साइंटिफिक। साइंटिफिक मतलब कि आपको अलग अलग टेक्निक्स यूज करना है, आपको आपके माइंड को डेवलप करना है। हाउ टू डेवलप योर माइंड, आप अपने टास्क को क्या सेट कर रहे हो, कैसा सेट कर रहे हो, यानी यहाँ पे डिवीजन भी कर दीजिए अपने काम को। कल हमने देखा था डिवीजन करना, आपने टास्क सेट कर दिया कि आपको इतने आवर्स में ये टास्क को कंप्लीट करना है। अब उस टास्क को करने के लिए जो भी पर्सन्स लग रहे, लोगों लग रहे, उन लोगों को काम दे दिए, काम बांट दिए और फटाफट काम करके आपने क्या कर लिया, अपने गोल को अचीव कर लिया जल्दी से। बात समझ में आ रही है आपको? देन उसके बाद में फोर्थ पॉइंट है आपका साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। हर चीज में साइंटिफिक टेक्निक पढ़ने मिल रही है आपको यहाँ पे। तो साइंटिफिक सिलेक्शंस एंड ट्रेनिंग, सिलेक्शंस एंड ट्रेनिंग जो है ये मैनेजमेंट के हाथ में होता है। मैनेजमेंट हैज टू बी राइट सेलेक्ट पर्टिकुलर पर्सन, यानी एक परफेक्ट पर्सन को सेलेक्ट करना है उस काम के लिए। ये कौन डिसाइड करता है? ये मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि हमें कौन से काम के लिए कौन सा मैनेजर या कौन सा पर्सन या कौन से एम्प्लॉय को हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है, जो कि उस काम को प्रॉपर तरीके से जल्दी अच्छे से पूरे टूल्स को यूज करके, पूरे वर्क की स्टडी करने के बाद अपने इक्विपमेंट्स यूज करके अपने टास्क को सेट करके प्रॉपर तरीके से काम करें। एंड ट्रेनिंग क्यों आता है यहाँ पे? व्हाई ट्रेनिंग इज एसेंशियल? ट्रेनिंग इज एसेंशियल फॉर द स्टडी ऑफ टास्क बाय गिवन मैनेजमेंट ने जो उन्हें टास्क दिया है उस टास्क को प्रॉपर तरीके से जल्द करे, इसलिए उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। एंड ट्रेनिंग कौन देता है? ट्रेनिंग देते हैं मैनेजमेंट्स के बड़े मैनेजर्स, लीडर्स लोग अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देते हैं
आपको कैसे कैसे इस काम को कंप्लीट करना है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे एक नया सॉफ्टवेयर आ रहा है जैसे, और इस कोई भी एक एबीसी कंपनी में जो है वो लोग पुराना सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो नया सॉफ्टवेयर जब अप्लाई आया है मार्केट में और नए सॉफ्टवेयर के साथ में आपको वर्क करना है, तो वो नए सॉफ्टवेयर के बारे में एम्प्लॉय को पता नहीं है, तो उन्हें आएगा क्या? वो नहीं आएगा वैन जब तक कि उन्हें ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी। तो कोई भी मैनेजमेंट में या कोई भी कंपनी में या कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ नई चीज अगर इम्प्लीमेंटेशन में आती है, अप्लाई होती है, तो उसके लिए सबसे पहले उनको क्या बताया जाता है? उनको बताया जाता है कि आपको प्रॉपर तरीके से अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देना है। ट्रेनिंग देने के साथ साथ ही आपको उनको आगे बढ़ाना है कि ये नए सॉफ्टवेयर में आप किस तरीके से वर्क कर सकते हो। ओके, पॉइंट समझ में आ गया आपको? देन फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, फंक्शनल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में दो फंक्शंस आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, एट अ प्लानिंग लेवल, एट अ इम्प्लीमेंटेशन लेवल। ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। फंक्शन यानी ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शन क्या है, ये काम किस तरीके से करते हैं, इसके काम करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में 2 पॉइंट दिया है आपको, एट अ प्लानिंग लेवल, एट अ इम्प्लीमेंटेशन लेवल। यानी आपको सबसे पहले तो एक प्री बजट तैयार करना है, आपको आपके वर्क स्टडी करने के बाद में, उसमें एक टास्क सेट करने के बाद में आपको उसकी प्लानिंग करना है कि आपको इसके काम को कैसे करना है, इस काम को कितने लोगों को मिलाकर करना है और कितने दिए हुए टाइम में करना है आपको ये सब काम। सो यहाँ पे आपको एट अ प्लानिंग लेवल में आपको प्री बजट तैयार करना है, एस्टिमेटेड करना है कि हमें क्या क्या चीजें लगने वाली है। उसमें सेकेंड पॉइंट है आपका एट इम्प्लीमेंटेशन लेवल, यानी कि आपको कौन कौन सी चीजें उसमें अप्लाई करना है, यानी आप इम्प्लीमेंटेशन इज द स्ट्रैटेजी, यानी आपके काम करने की स्ट्रैटेजी क्या है, कौन सी स्ट्रैटेजी को आप वहाँ पे यूज करेंगे इस काम को करने के लिए, किस तरीके का माइंड आपका यूज करेंगे। इट इज जस्ट अ टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, इट इज जस्ट अ सेंस ऑफ माइंड, ये आपके माइंड का सेंस है कि आप किस तरीके से उस काम को अपने माइंड से डेवलप करते हैं। उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप अकेले हो, आपको कोऑर्डिनेशन के साथ सबके साथ काम करना है, आपको क्या नई नई स्ट्रैटेजी यूज करके वहाँ पे उसे अप्लाई करना है। Then last technique is a differential piece rate wage plan। piece rate wage plan मतलब कि जो भी आपके एम्प्लॉई है यहाँ पे, उन्हें सैलरी और उन्हें प्रॉपर तरीके से आप पेमेंट, सैलरी और पेमेंट कैसे दे रहे हो वो भी डिपेंड करता है। अट्रैक्टिव होनी चाहिए हर चीज आपकी कंपनी में, इंटरेस्ट के साथ और हर चीज के पूरे 120% इंटरेस्ट के साथ में कोई भी एम्प्लॉई, कोई भी वर्कर काम कब करेगा? वैन जब उन्हें आप सैलरी देंगे, अच्छा इंसेंटिव देंगे, अच्छे कमीशंस देंगे, रेम्युनरेशन उनका स्ट्रांग होगा, लॉन्ग टाइम के लिए उन्हें अपने पास में आप एज ए एम्प्लॉय रखेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कम समय के लिए किसी एम्प्लॉय को अपॉइंट किया, देन उसके बाद में उस एम्प्लॉय को आपने उन्हें निकाल दिया, ये उसका अधिकार जो राइट था उसे नहीं मिला, उसका हक नहीं मिला। इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, इसमें प्रोविडेंट फंड इन्वॉल्व होता है, इसमें मेडिकल फैसिलिटीज़ इन्वॉल्व होती है। आप उस एम्प्लॉय, उस वर्कर की प्लानिंग में आप उसके फैमिली को कुछ बेनिफिट्स दे रहे हैं क्या? तो ये सब कुछ मैनेजमेंट की टेक्निक में आता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम अगर ऐसा एग्जाम्पल ले लें कि आपके सामने मैं 2 मिनट के लिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ नोकिया और सैमसंग का। आप सभी को पता है कि नोकिया कंपनी ने हमारे देश में बहुत साल तक राज किया है और आगे भी उन्होंने कोशिश जारी है, लेकिन एक अंदर की ऐसी बात है, आप समझिए उसको, आपको गूगल में भी मिल जाएगा कि जब सैमसंग ने अपने मोबाइल्स को लॉन्च किया, तो जब नोकिया का बहुत अच्छा नाम था मार्केट में, तब सैमसंग का उतना नाम नहीं था। देन सैमसंग ने एक स्ट्रैटेजी यूज़ किया, उसने माइंड में सोचा या उन्होंने पता लगाया या उन्होंने एनालिसिस किया कि नोकिया की कंपनी के एम्प्लॉय को नोकिया क्या सैलरी प्रोवाइड करते हैं। सो यहाँ पे जब उनको पता चला कि उनको ऐसी ऐसी सैलरी प्रोवाइड करते हैं, तो सैमसंग वाले ने एक स्ट्रैटेजी यूज़ किया। उन्होंने किया कि भाई हम आपको और ज़्यादा सैलरी देंगे। तो इससे क्या हो जाता है कि जो वेजेस, जो आपके एम्प्लॉयज़ है, जो वर्कर है, वो डिवाइड हो गए। यानी इसमें क्या हुआ, नोकिया के कुछ एम्प्लॉय सैमसंग में ज्वाइन हो गए। सो जब सैमसंग ने अपने प्रोडक्ट्स को उन टेक्निक्स के, यानी नोकिया के कर्मचारी, यानी जितने भी वर्कर्स हैं, यानी जितने भी टेक्नीशियन हैं, उनके साथ अपने टेक्नीशियंस को मिक्स करके जब एक स्ट्रैटेजी को अप्लाई किया, तब आप देखिए मार्केट में उस कंपनी का कितना नाम हो। तो
इट्स नॉट अ कॉन्फ्लिक्ट, ये कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई कंपनी किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं करती, एक स्ट्रैटेजी लाती है और वो स्ट्रैटेजी का मतलब होता है टेक्निक और उसको ही बोला जाता है साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो आपको ये स्टडी समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से कंपनी विदाउट हार्म, किसी को तकलीफ ना हो, किसी को परेशानी ना हो, विदाउट हार्मफुल। आपको मधुमक्खी पता है, फूल का जो भी उसको ज़रूरत रहती है फूल का रस निकालने के लिए, तो फूल तोड़े बगैर उसका रस निकाल देती है। इसी तरीके से मैनेजमेंट भी काम करता है। मैनेजमेंट अट्रैक्टिव चीज़ों को अगर अप्लाई करे तो अट्रैक्शन बढ़ता है, इंटरेस्ट बढ़ता है एम्प्लॉय का, तो उस तरीके से उन्हें परेशानी ना हो और उनसे हम काम भी लें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आती होंगी। और फर्स्ट लेक्चर और फर्स्ट चैप्टर आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट हमने मिलकर बहुत अच्छा कंप्लीट किया और आगे अपना नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे। सो थैंक यू।